नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में आज बात महायुद्ध के सबसे बड़े स्कैंडल की, जिसके पीछे एक बहुत ही सीक्रेट वीडियो वाली साजिश सामने आ गई है। इस वक्त युद्ध में 600 लाशों का छिपाने की जो कोशिश की जा रही है, 600 लाशों को जो छिपाने की कोशिश हो रही है, आज आपको इजराइल पर मंडरा रहे इस नए खतरे के बारे में भी हम बताएंगे। और रातों रात युद्ध एक देश की संतक तक आखिर कैसे पहुंच गया, इसकी भी जानकारी यहां पर डिटेल रिपोर्ट के जरिए देंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए युद्ध का सबसे बड़ा स्कैंडल, जो पुतिन से ज्यादा ज़ेलेंस्की को बदनाम कर सकता है। कैसे, ये रिपोर्ट आज जरूर देखें। 2023 की शुरुआत बहुत बड़े खून खराबे से हुई है। 31 दिसंबर की रात के बाद से ही पहले पुतिन ने कीव पर नए साल के मौके पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया। इसके एक दिन बाद ज़ेलेंस्की का जवाब आया और दावा किया गया कि पुतिन के 400 सैनिक एक ही हमले में मार दिए गए। अब पुतिन का गुस्सा फिर फूटा है और दावा है कि एक बैरक में सो रहे ज़ेलेंस्की के 600 सैनिकों का सफाया कर दिया। युद्ध के इन आंकड़ों और इतने बड़े नुकसान को देखकर किसी भी लीडर की सांसें थम सकती हैं। लेकिन इस वक्त दुनिया न सिर्फ दो लीडर का आमना सामना देख रही है, बल्कि दो कैरेक्टर की टक्कर भी देख रही है। पुतिन और ज़ेलेंस्की का ऐसा मुकाबला आंकड़ों से आगे बढ़ चुका है। अभी रूस और यूक्रेन की तरफ से जो सर्जिकल स्ट्राइक किए जा रहे हैं, आप उसे इस युद्ध का सबसे बड़ा स्कैंडल भी कह सकते हैं। ऐसा स्कैंडल जहां दावे बहुत बड़े बड़े हैं और सबूत के नाम पर दोनों तरफ शून्य से ज्यादा कुछ नहीं है। यूक्रेन में युद्ध के बीच सैकड़ों जानें रोज जा रही हैं। इस बात पर किसी को शक नहीं है, क्योंकि 11 महीने पुराने इस युद्ध में अब छिपाने जैसी कोई बात नहीं रही है। एक दूसरे के सैकड़ों सैनिकों को खत्म करने के बीच ये बात साफ हो चुकी है कि पुतिन का बदला ज़ेलेंस्की से भी ज्यादा खतरनाक है। पुतिन जब बदला लेते हैं तो दुश्मन पानी भी नहीं मांगता। रूस बार बार इस बात का एहसास यूक्रेन को कराना चाहता है। Были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам пункты временной дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины в городе Краматорск. В общежитии номер 28 находилось более 700 украинских военнослужащих, и в общежитии номер 47 более 600 украинских военнослужащих. В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины уничтожено более... रूस ने क्रामातोर्स्क पर हुए हमले में रूस के 600 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। यह हमला मकीवका पर हुए एक हमले के जवाब में किया गया, जहां रूस ने माना था कि यूक्रेन के हाई मार्स अटैक में उसके 89 फौजी मारे गए। अब रूस ने बदला लिया है, तो उसने क्रामातोर्स्क में यूक्रेन की फौज के बैरक पर हमला किया और इस हमले में 600 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। Світ знов побачив цими днями, що Росія бреше, навіть тоді, коли сама ж своїми заявами привертає увагу до ситуації на фронті. Російський обстріл Херсона запалювальними боєприпасами одразу після Різдва, удари по Краматорську, по іншим містам Донбасу, саме по цивільним об'єктам, і саме тоді, коли в Москві звітували про нібито мовчання армії. Чергові погрози російських посадовців в Європі і світу, і все це тоді, коли в Москві щось там розповідали про нібито перемир'я.
हालांकि यूक्रेन का कहना है कि उसकी फौज को कोई नुकसान नहीं हुआ है और ये सब रूस का प्रोपेगेंडा है, लेकिन रूस भी यही बात कहता है जब यूक्रेन रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जाने का दावा करता है। सच बात तो ये है कि दोनों ही देशों की तरफ से किए जा रहे दावों की पुष्टि करने के लिए कोई भी स्वतंत्र एजेंसी जमीन पर नहीं है। यही वजह है कि जेलेंस्की और पुतिन के दावों को अब 2023 के शुरुआत में ही सबसे बड़ा वॉर स्कैंडल कहा जा रहा है। यूक्रेन में खेरसोन को वापस हासिल करने के बाद जेलेंस्की के हौसले बढ़े हुए हैं, लेकिन डॉनबास के कई इलाकों को वापस जीतने की उनकी कोशिश बेकार साबित हो रही है। जेलेंस्की ने लुहांस्क और डोनेस्क के सबसे एक्टिव फ्रंट को लेकर क्या कहा है, उनकी बात बहुत गौर से देखिएगा। हालांकि जेलेंस्की खुद बड़े बड़े और खोखले दावों के लिए बदनाम हो चुके हैं। За перший тиждень року не зазнала суттєвих змін. Продовжуються важкі бої на Луганщині і Донеччині. Кожна гаряча точка на цих напрямках, вона добре відома. Бахмут тримається попри все. І хоча більша частина міста зруйнована російськими ударами, наші воїни відбивають там постійні спроби російських наступів. Солидар тримається, хоча там ще більше руйнувань і дуже тяжко. बखमुत और सोलेदार में यूक्रेन की फौज डटी हुई है, ये दावा जेलेंस्की का है, लेकिन जमीन पर क्या वाकई ऐसे हालात हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि बखमुत में रूस की फौज अभी भी भारी पड़ी है, क्योंकि पुतिन के लिए यहां हार का मतलब होगा डॉनबास के गेटवे का खुल जाना, और पुतिन की फौज के लिए ये 11 महीनों का सबसे बड़ा नुकसान कहा जाएगा, बल्कि खेरसोन से भी बड़ी हार कहलाई जाएगी। इसलिए बखमुत और सोलेदार, इन दोनों शहरों की लड़ाई पुतिन और जेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा दाव बन चुकी है। वैसे यूक्रेन के दावों और उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। ये बात दुनिया पोलैंड में हुए मिसाइल हमले के बाद भी सीख चुकी है, जब जेलेंस्की ने अपनी ही मिसाइल से हुए हमले को पुतिन का मिसाइल अटैक बता दिया था। इसलिए कोई शक नहीं कि यूक्रेन इस वक्त रूस के नुकसान को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है, और इसमें सच्चाई से ज्यादा प्रोपेगेंडा नजर आता है। जेलेंस्की कह चुके हैं कि पुतिन अब अपने सैनिकों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। जेलेंस्की ये भी कह चुके हैं कि यूक्रेन का युद्ध रूस की फौज के लिए मौत का कुआं बन गया है। नई रिपोर्ट ये है कि पुतिन अब 3 लाख फौज की भर्ती के बाद 5 लाख और फौज की डिमांड कर रहे हैं, और इसलिए अगले कुछ महीनों में रूस 5 लाख और फौज की भर्ती पूरी करने का टारगेट सेट कर चुका है। इतनी बड़ी फोर्स की भर्ती के मायने साफ हैं कि पुतिन पूरी ताकत इस वक्त यूक्रेन पर झोंक देना चाहते हैं। ये उनकी जरूरत से ज्यादा मजबूरी बन चुकी है। 2023 की शुरुआत यूक्रेन में बड़े बड़े हमलों से हुई है, और पुतिन इस वक्त बताना चाहते हैं कि वो इस साल कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार बैठे हैं। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन को जल्द से जल्द सरेंडर कराया जाए, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि यूक्रेन के मुकाबले रूस का नुकसान ज्यादा हुआ है, क्योंकि रूस एक बड़ी फोर्स है और उसे यूक्रेन से ऐसी टक्कर मिलने की उम्मीद नहीं थी। यही वजह है कि हजारों सैनिकों को खोने के बावजूद पुतिन की कोशिश है कि उनकी फौज का जोश कायम रहे। वहीं 2 वीडियो ऐसे हैं जिसकी वजह से रूस और यूक्रेन में बहुत से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन ने अपने कैदियों की अदला बदली की है। रूस ने यूक्रेन के 50 सैनिकों को छोड़ा है, तो यूक्रेन ने भी रूस के 50 फौजियों को रिहा करके वापस रूस भेज दिया है। Прощения, мужики. Спасибо. На родине. Все, мужчина на родине. Поздравляю всех с возвращением. रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया है, जिसमें यूक्रेन से रिहा किए गए सभी सैनिकों को बस के जरिए वापस ले जाया जा रहा है।
Вы получили каждый пакет обмундирования. Там нательное белье, есть сигареты. Через 15 минут раздадим вам всем телефоны. На них сим-карта. Вы можете позвонить своим родным и близким. रूस और यूक्रेन दोनों तरफ हजारों सैनिक इस युद्ध में अब तक मारे गए हैं। दोनों तरफ से फौज ने दुश्मन सैनिकों को बंधक भी बनाया है और अब वक्त वक्त पर वो कैदियों की अदला बदली भी करते हैं। Слава! 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 इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन को कई फ्रंट पर नुकसान हुआ है, लेकिन उनका बड़ा मकसद भी हासिल हो चुका है। डॉनबास में अब रूस का झंडा लहरा रहा है और ये पुतिन का बाकी यूक्रेन के साथ पूर्वी यूरोप या कहें कि नेटो देशों को भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है, जिसमें मॉस्को की तरफ से मैसेज साफ है, वो ये कि पुतिन का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। तो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध जारी है, अमेरिका का दूसरा दुश्मन एक्टिव हो गया। इस बीच ईरान ने अब ऐसा आक्रामक रुख अपना लिया है जिसके टारगेट पर अब अमेरिका ही नहीं बल्कि 2 और देश मौजूद हैं। ईरान ने अपनी फौज का एक ऐसा वीडियो रिलीज किया है जिसके बाद इजराइल भी दहशत में है। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको ईरान के गुस्से की नई वजह आज पता चल जाएगी। ईरान ने 3 नए ड्रोन दिखाए हैं। इस रिपोर्ट में ईरान के ड्रोन का नया धमाका है। ईरान की ड्रोन पावर जिससे यूक्रेन पूरी तरह हिल चुका है और अमेरिका के साथ नाटो भी दहशत में है। अब उससे भी खतरनाक ड्रोन वाली ताकत का एक और ट्रेलर ईरान ने समंदर में दिखाया है। पहला ड्रोन है अबाबेल 3 जो रनवे से टेक ऑफ करता है। दूसरा ड्रोन है आरिश-2 जो एक स्टैंड पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक ऑफ करता है। और तीसरा ड्रोन है अबाबेल 2 जो एक नेवल शिप से लॉन्च किया जाता है। तीनों ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं और फिर ये कहां हमला करते हैं वो आपको इस रिपोर्ट में आगे दिखाएंगे। पहले ईरान की फौज के युद्धाभ्यास की नई तस्वीरें देखिए जो पश्चिम एशिया में एक नई सिहरन पैदा कर रही हैं। ये है ईरान का युद्धाभ्यास जुल्फिकार 1401 जिसमें ईरान ने एक टापू पर हमला करके उस पर कब्जा करने का ट्रेलर दिखाया है। ईरान की फोर्स नेवल शिप में से निकलकर एक टापू पर धावा बोलती है। इसमें टैंक भी है, बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं और ईरान के कमांडो भी हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच इस वक्त ईरान बहुत ज्यादा आक्रामक है। पुतिन का दोस्त ईरान अब महसूस कर रहा है कि यूक्रेन को बचाने के लिए नया मोर्चा पश्चिम एशिया में खुल सकता है, क्योंकि यहां अमेरिका भी है, इजराइल भी है, सऊदी अरब और इन सब का प्रतिद्वंदी ईरान भी है। क्योंकि पुतिन का ध्यान भटकाने के लिए अमेरिका एक नया वॉर फ्रंट तैयार कर रहा है, ऐसी आशंका ईरान की है। ईरान की फोर्स इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है। फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक जितना भी इलाका है यहाँ ईरान का खासा दबदबा रहता है और यहाँ पर अक्सर आने वाले अमेरिका के समुद्री बेड़े को भी ईरान बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा है। अब देखिए ईरान ने जो ड्रोन लॉन्च किए थे उन्होंने कैसे हमला किया। पहला ड्रोन है अबाबेल 3 जो रनवे से टेक ऑफ करता है। वो पूरे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर नजर रखता है।
ये ईरान की ड्रोन पावर का बहुत भरोसेमंद निगहबान माना जाता है। दूसरा ड्रोन है RS-2, जो एक स्टैंड पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक ऑफ करता है। वो नजदीकी पहाड़ पर दुश्मन के एक अड्डे को टारगेट करता है। जब अचूक निशाना लगता है तो धमाका देखकर ईरान के कमांडर एक दूसरे को बधाई देते हैं। अब देखिए तीसरा ड्रोन, ये है अबाबिल 2, जो एक नेवल शिप से लॉन्च किया जाता है और फिर इसका टारगेट बनता है एक टापू और उसके करीब खड़ा दुश्मन का जहाज। ये एक नेवल शिप की डमी है और इसी पर जाकर अबाबिल 2 बहुत ही सटीक हमला करता है। तो इस तरह ईरान ने अपने तमाम हथियार आजमाने शुरू कर दिए हैं। ईरान की रणनीति शुरू से ही आक्रामक रही है और इस ट्रेलर को रिलीज करके ईरान ने बता दिया है कि पश्चिम एशिया में उसको चैलेंज किया गया तो नतीजा बुरा होगा। तो सवाल है कि आखिर ईरान ये चैलेंज किससे कर रहा है? अब इस रिपोर्ट में ईरान के दुश्मनों के बारे में समझिए, क्योंकि पश्चिम एशिया में ईरान अकेली पावर नहीं है। एक बार फिर देखिए ईरान का ड्रोन अबाबिल 2 किस ठिकाने को धमाके से तबाह कर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस टारगेट को धमाके से उड़ाया गया वो इजराइल के एक वॉरशिप की ही डमी है और ईरान ने बताया है कि कैसे उसके ड्रोन इजराइल की फौज को लहूलुहान कर सकते हैं। ईरान के ड्रोन बहुत खतरनाक है, ये पूरी दुनिया मान चुकी है। यूक्रेन में ईरान के शाहिद 136 ड्रोन ने बड़ा कहर मचाया है। यूक्रेन के बिजली घरों पर रूस ने ईरान के ड्रोन से ही हमले किए और उनको इतना नुकसान पहुंचाया कि 50% यूक्रेन अंधेरे में डूब गया। यूक्रेन में ईरान के ड्रोन ने ऐसा कहर मचाया है कि ज़ेलेंस्की के सिस्टम का पुर्जा हिल गया है। कीव और खार्किव जैसे शहरों में यूक्रेन ने ऐसे हमले नहीं देखे थे और फिर हर तरफ ब्लैकआउट हो गया क्योंकि पुतिन ने ज़ेलेंस्की की पावर ग्रिड को टारगेट किया है। खेरसॉन हारने के बाद से ही पुतिन के ईरान वाले ड्रोन ने जो तबाही मचाई है उसके आगे ज़ेलेंस्की बेबस हो गए। शाहिद 136 वाकई बहुत खतरनाक ड्रोन है जो अकेले हमला नहीं करता बल्कि एक साथ कई ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं। ये आत्मघाती ड्रोन है। इन्हें ईरान का कामिकाज़े ड्रोन कहा जाता है जो यूक्रेन की पोजीशन को अटैक कर रहे हैं। देखा जाए तो ईरान अब सीधे तौर पर नहीं तो एक अलग मोर्चे पर अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है और इसीलिए उसने अपनी ड्रोन वाली ताकत रूस को दी है। अब ड्रोन से अटैक होता है तो आसमान से तबाही बरसती है। यही वजह है कि यूक्रेन के 50% पावर स्टेशन पूरी तरह से खत्म हो गए हैं और कड़कड़ाती ठंड के बीच 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के सामने बिजली संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में सवाल है कि अगर पश्चिम एशिया में युद्ध हुआ तो ईरान के टारगेट पर कौन होगा? ईरान कहां यूक्रेन वाले हमलों को दोहरा सकता है? और अगर ऐसा हमला हुआ तो पश्चिम एशिया में कैसे बवंडर शुरू हो जाएगा? क्योंकि ईरान के दुश्मनों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन पश्चिम एशिया के अंदर ही 2 बड़े नाम हैं। अमेरिका के अलावा ईरान के 2 बड़े दुश्मन हैं। पहला है सऊदी अरब और दूसरा है इजराइल। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे गौर से समझिएगा। अक्टूबर 2022 में जब ईरान के शिराज शहर पर आतंकी हमला हुआ था तब ईरान के एक जनरल ने 4 देशों को चेतावनी दी थी। तब ईरान के इस खास मस्जिद पर लाल झंडा लगाया गया था। सवाल उठने लगे कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि 2020 में ऐसे ही लाल झंडा ईरान में तब लगाया गया था जब अमेरिका के हमले में जनरल सुलेमानी की मौत हुई थी। ऐसे में बड़े सवाल हैं कि इस बार ईरान क्या पैगाम देना चाहता है? ईरान क्या अपने दुश्मनों को युद्ध की चेतावनी दे रहा है? ईरान के दुश्मन कौन कौन हैं? इन 3 सवालों के जवाब जानने के लिए ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर जनरल हुसैन सलामी की बात को बहुत गौर से सुनिएगा। इस्राइल, इंग्लिस, खुसूसन अरबिस्तान सऊदी, रजीम पोसीदे सऊदी هشدار میدهم. یک بار دیگر گفتم با همین جوانان به سراغ شما خواهیم آمد. شما را رها ईरान के जनरल की चेतावनी 4 देशों के लिए है, अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन और सऊदी अरब। इन सभी को यह धमकी खुल्लम खुल्ला दी गई है। सवाल है कि क्या ईरान सऊदी अरब या फिर इजराइल पर हमला करेगा?
अगर ऐसा हुआ तो पश्चिम एशिया में एक बहुत बड़े युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। सऊदी अरब ईरान के मुकाबले कैसी पावर है? क्या सऊदी अरब की फौज इस लायक है कि वो ईरान का मुकाबला कर सके? अगर ईरान ने अपने ड्रोन से सऊदी अरब पर हमला किया तो नतीजा क्या होगा? क्या युद्ध में सऊदी अरब ईरान को टक्कर दे पाएगा? ईरान की 5.25 लाख की फौज के सामने सऊदी अरब के पास 4,80,000 की सेना है। ईरान के पास 500 फाइटर जेट है, जबकि सऊदी अरब के पास 880 फाइटर जेट है। ईरान के पास 398 छोटे बड़े पानी के जहाज और फास्ट बोट है, जबकि सऊदी अरब के पास 55 जहाजों की ही नेवी है। ईरान के पास 3,700 टैंक हैं, सऊदी अरब के पास 1,000 ही टैंक हैं, लेकिन दोनों के बीच समंदर भी है, जिसे दुनिया पर्शियन गल्फ या स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के नाम से जानती है। ये वो गलियारा है जहां अक्सर ईरान अमेरिका के बड़े बड़े जंगी जहाजों को भी डराने की कोशिश करता रहा है। सऊदी अरब की फौज और खासकर उसकी एयरफोर्स ईरान के मुकाबले बहुत ज्यादा आधुनिक है। ईरान इस वक्त भी 45 वर्ष पुराने फाइटर जेट इस्तेमाल कर रहा है, जबकि सऊदी अरब के पास लेटेस्ट जनरेशन के फाइटर जेट हैं, जो उसे लगातार अमेरिका से मिलते रहे हैं। बावजूद इसके सऊदी अरब को लेकर अमेरिका का हौसला भी डगमगाया हुआ है। ईरान अपने इलाके में एक बड़ी पावर बन चुका है, लेकिन इस बार अमेरिका ईरान के डायरेक्ट टारगेट पर होगा, कहना मुश्किल है। ना ही ब्रिटेन के अड्डों पर ईरान की नजर टेढ़ी होगी। ईरान इस वक्त इजरायल को लेकर काफी एक्टिव है और अपने ड्रोन के जरिए वो इजरायल तक को रेंज में रखता है। इनमें अबाबिल ड्रोन के कई वर्जन हैं और ये सूडान से लेकर इराक और यमन से लेकर सीरिया और लेबनान तक इस्तेमाल किए गए हैं। अबाबिल ड्रोन दुश्मन पर नजर रखने के लिए भी इस्तेमाल होता है और इससे दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी भी की जा सकती है। ईरान पिछले 3 दशकों से ऐसे ड्रोन तैयार कर रहा है। इनमें अबाबिल 1 ड्रोन सुसाइड हमला करता है। इसमें 40 किलो तक विस्फोटक होता है और ये टारगेट से खुद को टकराकर उसे तबाह कर देता है। अबाबिल 2 एक सर्विलांस ड्रोन है जो दुश्मन पर निगाह रखता है और ये 30 किलो का वॉरहेड लेकर उड़ सकता है। अबाबिल 3 की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 100 किलोमीटर के दायरे में 5000 मीटर की ऊंचाई तक ऑपरेट करता है। ये रात में भी अपने टारगेट पर हमला कर सकता है। इस वक्त चर्चा में ईरान की ड्रोन की फैक्ट्री भी है, जो ईरान से बाहर तैयार हो रही है। ईरान अपने ड्रोन वाले पैर पसार रहा है और उसने ताजिकिस्तान में ड्रोन का बवंडर शुरू कर दिया है। पुतिन को ईरान के ड्रोन से गजब की ताकत मिली है। अब ईरान इसी ड्रोन पावर के लिए सेंट्रल एशिया को अपना नया बेस बनाना चाहता है। मई 2022 में ही ईरान ने ताजिकिस्तान में ड्रोन फैक्ट्री खोली, जिसमें अब अबाबिल ड्रोन बनाए जा रहे हैं। अभी तक ईरान की सुरंगों में ड्रोन का गोदाम दिखाया गया है, लेकिन अब ईरान इसका उत्पादन दूसरे देशों में कर रहा है। इसके साफ मायने हैं कि ईरान इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन पावर या कहें कि ड्रोन लीडर बन चुका है, जिसके ड्रोन सस्ते हैं, असरदार हैं और युद्ध में खुद को साबित भी कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त ईरान यूक्रेन युद्ध में रूस की बड़ी मदद कर रहा है और दुनिया की इक्वेशन बताती है कि पश्चिम एशिया में अगर युद्ध हुआ तो यहां लगी आग में पूरी दुनिया जलने लगेगी। पश्चिम एशिया में इस वक्त युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं और इसे देखते हुए ईरान पहले ही अपने हथियारों को यूक्रेन में भी आजमा चुका है और अब वो इसके साथ सऊदी अरब और इजरायल को भी चैलेंज कर रहा है। देखिए, यूक्रेन से 10,000 किलोमीटर दूर ब्राजील में तख्ता पलट की नाकाम कोशिश हुई। यहां संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन को हजारों लोगों की भीड़ ने बंधक बना लिया। इस बवाल के जिम्मेदार वहां के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो बताए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपके हाथ ये जानकारी लगेगी कि ब्राजील में आज रात क्या खतरनाक होने का डर है।
ब्राजील उबल रहा है। गोलियों की गूंज से ब्राजीलिया दहल रहा है। देश के पूरे सिस्टम को कुचलने की फैलाने का खेल खेला गया है। पूरे देश की व्यवस्था चरमरा गई है। यह अचानक हुआ हादसा नहीं कि मुट्ठी भर सिस्टम से नाराज लोगों का संसद शिकार हो गई। प्रदर्शनकारियों ने जमहूरियत का गला घोटने की कोशिश की। ये एक सुनियोजित, पूरी तरह व्यवस्थित, सुविचारित, नाप तोल कर एक पार्टी, एक नेता जो देश का कभी राष्ट्रपति रहा है, उसकी साजिश है, जिसके तहत संसद पर कब्जे की कोशिश हुई है। ये प्रदर्शनकारी, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के संघारक कोई और नहीं, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थक हैं। अब तक कम से कम 400 दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया है। संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन के आसपास की स्थिति अब नियंत्रण में है। बोल्सोनारो के समर्थकों को वर्तमान व्यवस्था में दो चीजें चाहिए, या तो चुनाव को रद्द कर दिया जाए या बोल्सोनारो को फिर से देश का राष्ट्रपति बना दिया जाए। नहीं तो बोल्सोनारो के समर्थक संसद जला देंगे, सुप्रीम कोर्ट उखाड़ फेंकेंगे, राष्ट्रपति भवन का नामो निशान मिटा देंगे। सबसे पहले आपको जलते ब्राजील का कारण बता देते हैं और फिर उसकी क्रोनोलॉजी आपको दिखाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने अपनी चुनावी हार को मानने से इनकार कर दिया है। बोल्सोनारो समर्थक देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा का विरोध कर रहे हैं। ब्राजील की संसद को फूंकने तक की क्रोनोलॉजी को आप समझेंगे तो शीशे की तरह साफ दिखेगा कि ब्राजील के सड़कों पर जमहूरियत का जनाजा उठाने की कैसी कोशिश हुई है। 31 अक्टूबर 2022 को हुए चुनाव में बोल्सोनारो हार गए। राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा और बोल्सोनारो के बीच कड़ी टक्कर में जनता का आशीर्वाद कॉमरेड लुला डा सिल्वा को मिला। बोल्सोनारो के चुनाव हारने के एक हफ्ते बाद देश में दंगा भड़क गया। इसके बाद 1 जनवरी 2023 को लुला डा सिल्वा ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। Não tem precedente na história do nosso país. Não existe precedente o que essa gente fez e por isso essa gente terão que ser punida. E nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram a Brasília. Nós vamos descobrir os financiadores e todos eles pagarão com a força da lei esse gesto de irresponsabilidade, esse...